मॉर्निंग बच्चों। हम आप लोगों को कक्षा 11 वालों को आज पहला जो है अर्थशास्त्र का हम जो है शुरुआत कर रहे हैं। आप लोगों को यह पहला वीडियो भेजा जा रहा है जिसमें हम खंड क न शुरू करके खंड ख से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि अर्थशास्त्र के जो मूल सिद्धांत है वह खंड ख में दिया गया है और खंड क में केवल आपके जो है स्टैटिस्टिक्स से संबंधित दिया गया है, यानी सांख्यिकी जो है उससे दिया गया है संबंधित। सांख्यिकी क्या है, सांख्यिकी का महत्व क्या है, सांख्यिकी के कितने चरण हैं, ये संबंधी क्या है, बहुलक है और समांतर माध्य है, फिर आलेखन है, ग्राफ है। तो ये सब आप जब अगर स्कूल खुला संयोग हुआ तो स्कूल खुलेगा तब आपको बताया जाएगा, क्योंकि और विधिवत समझाने की बात है बोर्ड में आप रहेंगे तब अच्छा से आएगा। इसलिए हमने जो है सेकेंड पार्ट शुरू किया है। इसका सेकेंड पार्ट में सबसे पहला नंबर हम ये समझेंगे कि अर्थशास्त्र क्या है। तो सेकेंड पार्ट में अर्थशास्त्र का सिद्धांत है खंड ख और पार्ट का पहला है अर्थशास्त्र की परिभाषाएं। इसमें परिभाषाएं कौन सी हैं, प्राचीन और नवीन। जैसा कि हम जानते हैं कि अर्थशास्त्र, अर्थ मतलब धन, शास्त्र मतलब विज्ञान, यानी धन का विज्ञान हुआ सीधा एक नॉर्मल जो है हुआ, या धन संग्रह का ज्ञान, ये भी हो गया। इसका संबंध विच्छेद करते हैं तो। लेकिन अर्थशास्त्र की प्रारंभ कैसे हुआ, जैसा हम देखते हैं कि हमको भारतीय इतिहास में प्राचीन काल में ईसा से लगभग 200 या 300 वर्ष पूर्व जो है, 300 कुछ वर्ष पूर्व जो है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में चाणक्य की जो रचना है अर्थशास्त्र, उससे कुछ विवरण मिलता है। नाम भले अर्थशास्त्र उसका, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि चाणक्य की रचना में जो अर्थशास्त्र है उसमें शासन व्यवस्था से संबंधित सभी नियम हैं। उसमें धन संग्रह भी है, उसमें समाज के संचालन के नियम भी हैं, उसमें कर संग्रह की व्यवस्था का वर्णन किया गया है और शासन से जो कार्य किए जाते हैं उन धन के द्वारा उसका विवरण दिया गया है। यानी आय और व्यय का विवरण मिलता है उसमें। आय के लिए क्या व्यवस्था थी उस समय और व्यय की क्या व्यवस्था थी, बस इसी का एक खाका मिलता है। तो हम अपने इतिहास में जाए तो हमको वहां से मिलता है। लेकिन आधुनिक अर्थशास्त्री जो मानते हैं 1776 ईस्वी में एडम स्मिथ, यानी अर्थशास्त्र को जनक कहा जाता है एडम स्मिथ को, क्योंकि उन्होंने एक व्यवस्थित ज्ञान दिया, अव्यवस्थित पुस्तक बनाई। उस पुस्तक का नाम था द इंक्वायरी इनटू द नेचर केस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि अर्थशास्त्र की जो परिभाषा उन्होंने शुरू किया, अपनी जो पुस्तक है इस पुस्तक में उन्होंने अर्थशास्त्र की परिभाषा दी। पहली बार कोई पर्सनल यानी केवल व्यक्तिगत अर्थशास्त्र की बुक रचना हुई। जैसे हम लोग कुछ लोग कहते हैं कि भारतीयों ने चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी, लेकिन चाणक्य ने अर्थशास्त्र में केवल धन या राजस्व की बात नहीं की। अगर अर्थशास्त्र आप चाणक्य की देखेंगे तो उसमें समाज से संबंधित नियम है कि कैसे ग्रामीण था, सैनिक थे, फिर प्रांतीय अधिकारी था, उसके भी अधिकारों का वर्णन उसमें मिलता है। शासन व्यवस्था के संपूर्ण जो रानी शासन यानी रानी शासन संबंधित आता है। फिर सामाजिक न्याय व्यवस्था क्या थी, यानी समाज शासन संबंधित था। उसी में एक कर संग्रह की व्यवस्था थी जिसको अर्थशास्त्र माना था, लेकिन पूर्ण रूप से वो अर्थशास्त्र नहीं था। लेकिन जब एडम स्मिथ ने लिखा, अपनी बुक बनाई, तो उसमें उन्होंने केवल धन संबंधी, अपने जो कर संबंधित, राजस्व संबंधित जो है वह ज्ञान उसमें दिया। इसलिए उसकी परिभाषा को हम जो है, उसकी बुक को हम जो है व्यक्तिगत रूप से मानते हैं। ठीक है, तो आज हम आप लोगों को उसी की जो पहली परिभाषा है, यानी कुछ परिभाषाएं जो दी गई हैं उसी से संबंधित जो है हम आपको
बता रहे हैं, आप उसको एक तरीके से, हम जैसे अभी पहला वीडियो भेज रहे हैं, उसके बाद हम अगला वीडियो भेजेंगे, इसकी कुछ हम कॉपी भेज देंगे आपको, भी समझा दे रहे हैं। इसके बाद हमको आपको जो है हम आपको केवल एक वीडियो भेज रहे हैं अभी समझाने के लिए। इसके बाद हम आपका उसको जो है नोट्स भेजेंगे व्हाट्सएप पे, जिसको आप जो है उसको नोट कर लीजिएगा। यह समझ लीजिए कि अर्थशास्त्र की परिभाषाएं प्राचीन और नवीन। प्राचीन यानी 1776 ईस्वी से शुरू होता है, एडम स्मिथ से शुरू होता है, और एडम स्मिथ के बाद आते आते आधुनिक परिभाषाओं के यानी सॉल्यूशन तक जो है, आधुनिक सॉल्यूशन जो है, आधुनिक परिभाषाएं प्रस्तुत किए हैं। उनके चरण तक कैसे कैसे अर्थशास्त्र की परिभाषाओं में परिवर्तन हुआ, जैसे जैसे हमारी आवश्यकता बढ़ी, जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ा, वैसे वैसे हमने परिभाषाओं में परिवर्तन करना प्रारंभ किया। जैसे नंबर पहला है, परिभाषाओं को हमने छोटे निम्न भागों में बांटा गया, जैसे इसमें 5 में दिखाया गया है, और इसको जो है एक क्रम वाइज समझाया गया है। जैसे पहला है कल्याण संबंधी परिभाषा, या पहला है धन संबंधी परिभाषा, दूसरा कल्याण है, पहला है धन संबंधी परिभाषा। धन संबंधी परिभाषाओं के जनक कौन थे? एडम स्मिथ, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले रचना ही की थी। तो उस समय यूरोप में चर्चों की व्यवस्था थी और राजतंत्री व्यवस्था थी। तो चर्चों था राजाओं के धन संग्रह और खर्च से संबंधित विवरण उसमें दिया गया था बस। यानी हमने अर्थशास्त्र को सीमित कहा गया एक कर संग्रह करना और कर संग्रह के माध्यम से खर्चे करना, राजा के अधिपति। उसमें व्यापार भी था, उसमें विनिमय भी था, विनिमय मतलब लेन देन होती है, इससे संबंधित हमने उसको बहुत सीमित रखा। तो शासन संबंधित जो कार्य किए गए उससे भी संबंधित था, जो खर्च किए गए, जिसको हम सामाजिक कार्य कहते हैं, लेकिन उन परिभाषाओं को जो है सीमित किया गया। जैसे एडम स्मिथ ने कहा कि अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जो धन से संबंधित है। अब एडम स्मिथ की परिभाषा का लिखेंगे तो लिख देंगे अर्थशास्त्र ज्ञान का मतलब विज्ञान की वह शाखा है जो धन से संबंधित है। फिर इसमें क्या है, प्रोफेसर बाकर हैं, उन्होंने भी साथ दिया अर्थशास्त्र वह विज्ञान की शाखा या वह ज्ञान की शाखा है जिसका संबंध धन से होता है, यानी वही है। दूसरा भी क्या है, मिल के अनुसार है। उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र मानव के धन संबंधित ज्ञान की शाखा है, यानी कुल मिला के धन ही है। तीनों लोगों का मतलब है, तीनों लोगों का एक ही उद्देश्य है कि अर्थशास्त्र जो है धन का विज्ञान है, बस इतना कहने का अर्थ है। लेकिन प्रोफेसर मतलब मार्शल आए, तो मार्शल ने जो है, क्योंकि मार्शल एक सामाजिक चेतन वाले थे, समाजशास्त्री थे, तो उन्होंने कल्याण को प्रमुखता दी और उन्होंने कहा कि धन का मतलब अर्थशास्त्र केवल धन का विज्ञान नहीं है, अर्थशास्त्र जो है सामाजिक न्याय का भी विज्ञान है। यानी हम केवल जो है केवल धन खर्च करें, धन आए, इसका मतलब नहीं है। धन वह है जो सामाजिक कल्याण के लिए खर्च हो, जो लोगों के उपकार के लिए खर्च हो। उन्होंने यह कहा, यानी उनको महत्व दिया गया कि जो है कि धन सबसे महत्वपूर्ण नहीं है, सामाजिक कल्याण सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने यह कहा। उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र जीवन का यानी मानव जाति के जीवन का वह ज्ञान है जो व्यक्तिगत और सामाजिक क्रियाओं के उस भाग की जांच करता है जिसका भौतिक सुख साधनों के उपयोग में, जिसका भौतिक सुख साधनों की प्राप्ति या उसके उपयोग में संबंधित होता है।
यानी अर्थशास्त्र मानव जाति के धर्म की उस भाग की जांच करता है जो उसके भौतिक सुख साधनों से संबंधित होता है या व्यवस्था करता है। यह जो है मार्शल की परिभाषा होगी जो कल्याण संबंधी परिभाषा है, दूसरा नंबर। अब तीसरा होता है आवश्यकता विहीनता की परिभाषा, देखिए मेहता ने कहा। अब इनकी परिभाषा एक अलग ढंग से उन्होंने यह परिभाषित करने का काम किया कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मानव की आवश्यकताओं का अंत कर दे, यानी उसकी आवश्यकता विहीनता की स्थिति उत्पन्न हो जाए, यानी आवश्यकता की समाप्ति हो जाए। अब एक चीज और समझिए, अगर ऐसा हो जाए तो कोई भी व्यक्ति धन का संग्रह क्यों करेगा? मानव की आवश्यकताएं सीमित होती हैं, वो तो दर्शन में है कि मोह माया को त्याग कर जो है हम परम ब्रह्म के लिए समर्पित हो। यह तो सन्यासियों की भाषा हुई, जबकि अर्थशास्त्र नहीं करता। यह कहता है कि हम जितना खर्च करेंगे उतना ही प्रयास करेंगे धन पाने का, और उतनी ही फैक्ट्रियां बनेंगी, उतने ही उद्योग लगेंगे, उतने ही लोग जो है इसको जो है उपभोग करते चले जाएंगे, चैनल एक बढ़ता चला जाएगा। जैसा अर्थशास्त्र का सूचक आपने पढ़ा होगा हाई स्कूल में कि पहला नंबर है आवश्यकता, आवश्यकता के लिए उत्पादन, उत्पादन की पूर्ति, आवश्यकता है आवश्यकता की मांग, यानी आवश्यकता, आवश्यकता की मांग, उत्पादन, पूर्ति, बचत, पूंजी, फिर नवीन उपकरण, यानी एक क्रम बढ़ता चला जाएगा। आपके पास आवश्यकता होगी तो आप प्रयास करेंगे, प्रयास करेंगे तो आपकी आय बढ़ेगी, आय बढ़ेगी तो आपकी बचत बढ़ेगी, बचत बढ़ेगी तो आपके पास पूंजी बढ़ेगी, और पूंजी बढ़ेगी तो आप उसको फिर नवीन उपकरण में लगाएंगे। यह अर्थशास्त्र का क्रम चलता चला जाएगा। आपकी आवश्यकता ही नहीं रहेगी तो आपकी मांग नहीं रहेगी, जब मांग नहीं रहेगी तो आपका उत्पादन नहीं होगा, उत्पादन नहीं होगा तो पूंजी नहीं होगी, अब पूंजी नहीं होगी तो कोई उपकरण नहीं लगेगा, अब बेरोजगारी फैलती चली जाएगी। यह दुष्चक्र है। तो आवश्यकता विहीनता जब बताया कि इसका मतलब कि अर्थशास्त्र का तो विपरीत है, तो इसलिए इस परिभाषा की जो है किसी भी प्रकार से मान्यता नहीं दी गई। अगला है सीमित साधन की परिभाषा। हमने नंबरिंग डाल दिया उल्टा, फिलहाल यहाँ जो है नंबरिंग होना चाहिए ये वाला नंबरिंग जो है यह 5 है या 4 है, क्योंकि यह क्रम बदल गया है, या यहाँ आना चाहिए या जो है यहाँ। एक है सीमित साधन, जिसको प्रोफेसर आलिंसन ने परिभाषित किया है। सीमित साधन की परिभाषाएं एक अलग अर्थ में प्रस्तुत की गई हैं। उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसमें साध्यों तथा सीमित और वैकल्पिक प्रयोग वाले साधनों, जिसमें साध्यों और सीमित प्रयोग होने वाले वैकल्पिक साधनों से संबंधित शाखा मतलब संबंधित जो है ज्ञान है। साध्य और साधन दो अलग होते हैं, साधक और साध्य। साधन और साध्य अलग है, यानी खर्च करने वाले उपयोग करने वाला, और साधन मतलब जो उपयोगिता है, वस्तु है, वस्तु और मानव, यह हो जिसको अर्थ यह समझेंगे। यानी साध्य और साधनों से संबंध जो संबंध स्थापित है, उस संबंधित ज्ञान का हम जो अध्ययन करते हैं वह जो है अर्थशास्त्र। उन्होंने यह राबिन्सन, तो वह भी है केवल साध्य और साधन करेंगे तो और अर्थशास्त्र में साध्य और साधन ही क्यों नहीं होता है।
जैसे उदाहरण के लिए कोई प्रोडक्ट आपके पास आता है तो टीवी में एडवर्टाइज दिया जाता है, तो एडवर्टाइज भी क्या है, जो प्रचार आते हैं एडवर्टाइज आते हैं वह क्या है। अगर केवल साधन मतलब यानी उपभोक्ता और उत्पादन में केवल संबंध है तो फिर वह एडवर्टाइजमेंट क्या है। तो ये सब भी अध्ययन करना पड़ता है। तो यह एक सीमित जो है इन्होंने परिभाषाएं की हैं, इन लोगों ने व्यापक परिभाषा नहीं है। आधुनिक परिभाषाओं में जो इसको व्यापक रूप दिया गया। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो अर्थव्यवस्था में उत्पादन से संबंधित क्रियाओं और उपभोग से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन करता है। यानी सब कुछ हो गया। इसकी व्यवस्थित परिभाषाएं हम आपको भेजेंगे, आप उसको हिसाब से लिखिएगा, लेकिन हम शुरुआत में समझा रहे हैं नॉर्मल अपने ढंग से, आप उसको समझ लीजिए। तो इसमें आधुनिक परिभाषाएं सबसे सही परिभाषाएं हैं, जो विकास संबंधी परिभाषाएं जिसको हम कहते हैं आधुनिक, इसको विकास संबंधी परिभाषाएं या आधुनिक परिभाषाएं दोनों कहते हैं। तो आप इसको इस ढंग से इसको मतलब परिभाषित करें, अर्थशास्त्र की परिभाषा लिख लीजिएगा चरणाई बांट के। इनकी आलोचना भी है, इनके पक्ष में भी विचार दिए गए हैं, इनकी और इनकी परिभाषाओं में संबंध क्या है ये भी दिया गया है रिलेशन की। तो ये आपको जो है अलग अलग है, हम आपको भेजेंगे व्हाट्सएप पे, आप इसको देख के लिख लीजिएगा। पहला पाठ फिलहाल आपका जो है हम इसमें छोटे प्रश्न जो है अदलोत्री बहुविकल्पी, फिर इसके जो है जो पाठ के डिटेल हैं हम आपको भेजेंगे, आप इसको जो है देख के लिख लीजिएगा। और हमारे हिसाब से परिभाषाएं जैसे हमने समझा, अगर उस तरीके से आप समझ के लिखेंगे तब ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि आप इंटर में हैं, इंटर में आपकी वैचारिक शक्ति का विकास होना बहुत आवश्यक है। नकल मारने की प्रवृत्ति का विकास नहीं होना चाहिए। आप उसको पढ़िए और अपनी समझ के अनुसार लिखिए, क्योंकि इसमें हर में एक निष्कर्ष दिया है और हमें आप लोगों से अपेक्षा करेंगे कि आप जो निष्कर्ष लिखना है वह अपने मन से लिखेंगे, न कि बुक का उतार लेंगे। हर परिभाषाओं के लास्ट में निष्कर्ष होना चाहिए। जैसे इसका गुण और दोष का अध्ययन करेंगे हम धन संबंधी परिभाषाओं का, लास्ट में अपना निष्कर्ष निकालेंगे। तो आप इसको इस तरीके से लिखना है, पहला पाठ आप इसको लिख लीजिएगा, अगला पेज पे पढ़ाएंगे। धन्यवाद। कोई अगर समस्या होगी भी पूछ लीजिएगा हमसे, वो भी हम समझा देंगे आपको। कुल मिला के आप पहला पाठ लिखिएगा, जो समस्या है उसको पूछ लीजिएगा, फिर हम आपको जो है वह उससे अगला जो संबंधित है वो बता देंगे। धन्यवाद।